बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूक उड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना वज़ीर आला घर भेजना और नया वज़ीर आला लाना यही मसला बन गया। और आज गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने ऐलान किया कि उन्हें आज दोपहर में इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है। फ़िलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर करने से माज़रत कर ली है और ये जो मामला है ये पीर को अब इसको देखा जाएगा और ये डिले का शिकार हो गया। नंबर गेम क्या है, तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं, सुहेल अफरीदी पे जो इल्ज़ामात हैं ये कैसे तहरीक इंसाफ दो पाएगी। आज का शो इसी मौजू के ऊपर होगा। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ सेनेटर हमारी मोमन साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उज़ाफ़ा रहमान वज़ीर मुमलिकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ अगले सेगमेंट में JUI के तर्जुमान असलम गौरी भी शामिल होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि JUI क्या सोच रही है। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे आगाज़ कर रहा हूँ। शर्मिला साहबा बताइएगा, ये बयान भी आया कि हम सोच रहे हैं अपने वज़ीर आला लाने का KP में, क्या मुत्तहिदा अपोजिशन सोच क्या रही है? जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब। देखिए जी, अपोजिशन अपनी कोशिश तो ज़रूर करेगी क्योंकि PTI के अपने रैंक्स और फाइल में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस फैसले से नाराज़ी हैं और ना इससे सहमत हैं। तो जब भी इन हाउस चेंज आता है तो डेफिनेटली अपोजिशन की जाने से भी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं कोई किसी किस्म का कोई डेंट हो या कहीं ना कहीं ऐसी कोई नंबर्स के अंदर बढ़तरी हासिल हो जाए कि उनकी हुकूमत आ जाए। तो कोशिशें बिल्कुल हो रही होंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कोशिशें नहीं हो रही होंगी। अब ये देखते हैं कि PTI के अपने लोग कितने इनके लोग हैं जो वाकतन नए वज़ीर आला को वोट देते हैं या नहीं देते। ठीक है, तो सेनेटर साहब ये क्या चल रहा है? आप लोगों ने इस्तीफा बर वक्त पहुंचा दिया था लेकिन उधर पहुंचने में काफ़ी ताख़ीर हो गई। आज उन्होंने आगाह किया कि शायद आज मिला उन्हें गवर्नर साहब को इस्तीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, वो गवर्नर, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो रह गई हो, लेकिन वो ये था कि जब उन्होंने भेज दिया था तो वहाँ पे उन्होंने रिसीविंग हो चुकी थी, उसकी वो जो कॉपी नंबर होता है या बुक नंबर होता है वो सब कुछ हो गया था। अब उसके बाद वो उनको नहीं मिला। वो ये भी हो सकता है कि चूंकि वो गवर्नर साहब शायद उतने समझते ना हो तो किसी और को भेज दिया हो कि ज़रा इस पर चेक कर लो कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कुछ ऐसी ताकत है नहीं गवर्नर साहब के पास, और वो ही इज़ जस्ट अ पपेट। सो उन्होंने उधर भेज दिया और जहाँ पे डिसाइड किया क्या है। फिर वो सुनने में आया था, मेरे साथ प्रोग्राम में थे अकील, वो जो बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने मतलब हिंट भी दे दिया था कि वो हैंड रिटन नहीं है, वो टाइप्ड है और उसमें ये सुकम है वो सुकम है, तो वो चीज़ कर रहे थे। तो प्रॉब्लम मिल चुका था, लेकिन वो जहाँ भेजना चाहिए था वहाँ चला गया, जहाँ जो जो मैटर नहीं करता था वो है। रही बात, आपने अभी ये सवाल किया था शर्मिला साहिबा से, देखिए एक बात याद रखें, जब भी जंगल में शेर किसी चीज की वजह से कहीं जख्मी नजर आता है तो सारे लगड़ बगड़ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको ये समझ आ जाए कि यार शेर तो जख्मी नहीं है और उसका पूरा पैक उसके साथ है, तो फिर वो सारे भाग जाते हैं। सो मेरे लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिसीजन है ऑफ मेकिंग जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि 2024 के इलेक्शंस के बाद आए हैं, जिनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, वो 3 दिनों के अंदर या 3 महीनों के बाद अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI, वन ऑफ दोज थिंग्स उन्होंने कर लिया था, उनको आपने रिजर्व सीट नहीं दिया ना दिया, वो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते। वंस यू ज्वाइन, अगर आप 3 दिन से पहले ज्वाइन करते हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो या ना हो, उसका सिर्फ ताल्लुक रिजर्व सीट से है, 3 दिन का ताल्लुक। उसके बाद का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक रिजर्व से नहीं है, लेकिन वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटएवर दैट इज। सो चीफ जस्टिस जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बिल्कुल गलत है। आगे देख लें, इंशाल्लाह ताला आप देख लें। मेरे लिहाज से एक मैं सबको क्या कह सकते हो उसे, ये चैलेंज करता हूं कि उन 93 में से एक को तोड़ के दिखा दे। अच्छा, एक को तोड़ के दिखा दे। वजह, इन सबको जो वोट दिया है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दिया है, और उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है।
इनमें से अगर किसी ने भी इमरान खान के वोट के साथ बेईमानी की या उसके साथ नाइंसाफी की, तो फिर दे आर आंसरेबल टू, उन लोगों को आंसरेबल है जिन्होंने इनको वोट दिया है। ये सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, ये पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स खत्म कर दे। ठीक है, इस वक्त कोई इतना बेवकूफ नहीं है। मैं आपसे, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है, आपने गवर्नर को पपेट कह दिया है, अपने कप्तान को शेर कह दिया, बाकियों को लगड़ बगड़ कह दिया है। ये तो इस तरह शर्मिला साहबा भी कुछ और कह देंगी, ये फिर गुफ्तगू नहीं हो पाती। नहीं, देखिए एक बात याद रखे, एक मिनट है, देखिए मैं आई एम सॉरी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। बात दफा जब आप मिसाल देते हैं, उसका मिसाल के एक मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि ना वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दैट डजंट मीन मैं किसी को कह रहा हूँ यार तू बिल्ली है और वो तू खंबा नोच रहा है, या बिल्ली के खाब में छींचड़े, हम ये नहीं कहते कि बिल्ली है। वो उसका एक मतलब होता है समझाने का। वो एक मिसाल दी जाती है कि जब कोई ताकतवर शख्स कमजोर नजर आता है, तो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जिनके अंदर बजाते एक अपनी जात की हद तक उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद कुछ कर सके, तो वो सारे कमजोर लोग मिल के कुछ काम करना चाहते हैं, या किसी के हिस्सा चुराना चाहते हैं, या किसी का हिस्सा खाना चाहते हैं। ये एग्जांपल दी है ताकि इब्लाग अच्छे तरीके से हो सके जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं शर्मिला साहिबा ये कह रहे हैं कि आप हमारे लोग मौजूद हैं, कोशिश आपने करनी है तो करके देख लें, लेकिन इनमें से एक भी फर्द इस तरफ नहीं आना चाहेगा और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। डॉक्टर साहब का तो यही मौक़िफ़ है। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर साहब इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और होना भी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की है कि गांडापुर को इसलिए तब्दील किया जा रहा है क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और दहशतगर्दी रूज पे है, वो उसके पीछे ये अज़ाइम नहीं है। उनको तब्दील किया गया है बिकॉज दो ख़वातीन जो इनकी जमात में नहीं हैं, जो कहने को तो पॉलिटिकल हैं लेकिन सारे सियासी मामलात देखती हैं, उनकी नाराज़गी मौसूल करने पे उनको तब्दील किया गया है। और जो नए सीएम जिनको ये लाना चाह रहे हैं, वो भी इज़ अ नोविस। वो पहली बार इलेक्ट हुए हैं, सीएम के स्पेशल असिस्टेंट थे, कम्युनिकेशंस देख रहे थे, को ख़ास करके हमें तो नहीं पता चली कि क्या उन्होंने किया है। अब वो पूरे सूबे को और उसमें दहशत गर्दी और गवर्नेंस के मामला कैसे करेंगे? या तो कोई वेटरन लेकर आते जिनको पास्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक नए शख्स को एक वजारत चलाने में 6 महीना समझ आते आते लग जाती है, तो पूरा सूबा कैसे वो चलाएगा? सो ये बयानिया गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। उसमें तो नाम लिए बगैर बड़ी चार्जशीट थी पीटीआई के ऊपर, और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की मुदाखलत हो रही है और जिस तरीके से इंडिया अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहा है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरा एक इट इज़ अ होल चार्जशीट अगेंस्ट पीटीआई। तो इसके ऊपर भी इनको ध्यान देना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है जो कल हुई है, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अगर इस किस्म के मामलात हैं तो इनको अपना किबला भी दुरुस्त करना चाहिए। ये तो हमें मालूम है कि हमेशा से तालिबान अपॉलजिस्ट रहे हैं, हमेशा से अपीज़ करते रहे हैं, और 13-14 साल से इनकी सूबे में हुकूमत है और सूबे का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दें। मासूम लोग मरते रहे, बच्चे मरते रहे, बीमार लोग मरते रहे, सड़कें बंद हुई, अद्वियात ना पहुंच सकी, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, लेकिन कभी भी इनके वज़ीर आला ने सूबे के मामलात पे ध्यान नहीं दिया। इनका पूरा फोकस होता था कि किसी न किसी तरीके से वफाक को मफलूज करें, वफाक के अंदर धरना दें, वफाक को गालियां दें। तो इस तरीके से मामलात नहीं चलते हैं। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। डिबेट यही हो रही थी कि केपी में क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप हमारे बंदे हिला के दिखाएं, और ओपोजिशन की तो कोशिश होती है कुछ ना कुछ करे, सियासी पार्टी गेन करना चाहती हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन सोच क्या रही है? यानी आप क्या वहाँ पर अपने वज़ीर आला के ऊपर कोशिशें कर रहे हैं लाने के लिए? जी, डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जी हमारे भाई हैं, बिल्कुल उनका अपना नुक्ता नज़र है।
लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है इनके बंदे हिलाने की, इनके बंदे तो ऑलरेडी हिले हुए हैं और वो ऑलरेडी जो है एक अरसे से हमारे से राब्ते में हैं। और उस वक्त हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम उनको जो है साथ शामिल कर कर एक मुस्तहकम हुकूमत को जो है गैर मुस्तहकम करते। लेकिन कुछ बातें हैं जो ज़ाहिर है कुछ गोशों की मैं निशानदेही नहीं करना चाहता, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जिस तरीके से जो है इस्तीफ़ा दिया और सारी चीज़ें उन्होंने की, उन्हें खुद भी इस बात का अंदाज़ा है और हमारे कुछ लोगों से उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे बंदे को नॉमिनेट किया कि जिस पे रियासत को काफ़ी सारी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ खुद अक्सर औकात जब भी उनसे बात हो तो कहते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। तो जब हम कहते हैं कि आप तो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आप भला फौज से क्यों मुज़ाकरात करेंगे? तो वो कहते हैं जी फौज चूंकि हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट जो है असल फैसला उन्हीं के पास है, फैसला साज वही है। तो हम फिर उन्हें कहते हैं कि हम भी यही बात कहते हैं जो आप नहीं समझ पाते कि फैसला साजी में उनका एक कलीदी किरदार है। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सिक्योरिटी स्टेट है। तो आज अगर बानी तहरीक इंसाफ एक ऐसे शख्स को जो है वजीर आला के लिए नॉमिनेट करते हैं जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसका एक रिकॉर्ड है दहशतगर्दी की सपोर्ट के हवाले से, सिंपैथाइजर्स के हवाले से, तो आज जो है वो पॉलिसी कहाँ गई? तो आप अगर एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें और एस्टेब्लिशमेंट की राय को बिल्कुल ही आप जहन में ना रखें, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी सियासत की, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की, बाकी सियासतदानों ने भी की, लेकिन हमेशा कोशिश की कि रियासत के सामने खड़ा ना हुआ जाए। ऐसे लोग जो रियासत के लिए पर्सनल नॉन ग्रेटा हैं उनको हम रियासत के सामने खड़ा ना करें। तो एक तो आपके अपने बंदे KPK में जो मेरे पास फिगर्स मौजूद है 18 से 19 लोग हुए हैं जो कि इनके काबू में ही नहीं है। और इवन के जो इन्होंने वजीर आला हाउस जो अलविदाई MPS की मीटिंग बुलाई थी अली अमीन गंडापुर ने, उसमें वो लोग गैर हाजिर थे। किसी ने ज़ाहिर कोई लेम एक्सक्यूज बनाया, जब वोटिंग होगी सामने समझ आ जाएगी। 18 से 20 लोग कह रहे हैं कि वो लोग जी 19 लोग हैं जी 19। वो लोग जो है बेसिकली वो ये कहते हैं कि हम आज़ाद लोग हैं और हम ऐसे कठपुतली नहीं है कि हमें जो है बानी तहरीक इंसाफ जेल से हुक्म दे दें कि फलां बंदे को आप वोट दे दें तो हम उसे वोट दे देंगे। वो फिर वो लोग थे जो कि ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर के साथ भी कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन वो फिर भी समझते थे कि सियासी आदमी है, कम से कम हमें फंड्स का दे रहा है, हमारे साथ चल रहा है। अब वो लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इशू है KPK के अंदर जो तहरीक इंसाफ को भी इसका सामना है वो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और उसमें एक ऐसे बंदे को आप लगा रहे हैं जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ है, जो कि दहशतगर्दों को यहाँ आबाद करने के हक में है। तो वो लोग कोई हमारे जो है साथ हमने कोई ब्राइब उन्हें नहीं किया, वो अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए ये समझते हैं कि हमने इस वजीर आला के कैंडिडेट का साथ नहीं देना, या तो अली अमीन गंडापुरी बरकरार रहे। अगर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन जो उम्मीदवार नॉमिनेट करेगी, जो कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन एक उम्मीदवार नॉमिनेट करेगी लाजमी, हम उसको वोट देंगे। देखिए मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार 19 आपके पास हैं, आपको आजाद कहते हैं, 19 पास हैं और 5 आपको मजीद चाहिए जी। 4-5 का एक फिगर है, अभी हमने इस पे काम नहीं किया। एन मुमकिन है कि हम वजारत आला जो है GIFA को दे दें, GIFA के पास अगर ये 19 उनकी हिमायत करें, अगर GIFA जो है वो इस पोजीशन में नहीं होगी, देखिए हक तो बनता है वजारत आला KPK का मुत्तहिदा अपोजिशन में नून लीग का, क्योंकि हमने सिंध में गवर्नरशिप भी छोड़ दी, हमने KPK में गवर्नरशिप पीपल पार्टी को दे दी, बलूचिस्तान की वजारत आला पीपल पार्टी को दे दी। लेकिन अगर मुत्तहिदा अपोजिशन और मुल्क के वसीतर मफाद में और KPK के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए हमें वजारत आला से सरेंडर करना पड़ा, हम वजारत आला छोड़ देंगे, हम वो फिर पीपल्स पार्टी और GIFA पे रख देंगे। पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी गवर्नर है तो कुर्रा फाल GIFA के नाम निकलेगा। लेकिन अगर GIFA बंदे पूरे नहीं कर सकती तो 19 लोगों में से भी अगर कोई बंदा वज़ीर आला बनने का ख्वाह होगा और रियासत को उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो PMLN अपने सारे वोट उसको डलवाएगी। और मुझे हत्तुल विसा यही लग रहा है कि या तो ये इस्तीफा इनका मामला यही लटक जाएगा, लेकिन अगर वजारत आला की तब्दीली हुई तो वजारत आला की तब्दीली नहीं होगी, बल्कि KPK में तहरीक इंसाफ की अल्लाह के फजल करम से आखिरी हुकूमत होगी और हुकूमत की तब्दीली होगी और तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत से हाथों बैठेगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ज़बरदस्त तैयारी है नए वज़ीर आला के लिए। वेलकम बैक। ये तो हुमायूं साहब इन्होंने तो खबरें दे दी हैं, बंदे इनके पास हैं और इन्होंने बता दिया या तुम इस्तीफ़ा लटक जाएगा और या फिर आपकी हुकूमत जाएगी। हुमायूं साहब
जी देखिए ऐसा है, अभी पहले शर्मिला साहिबा बता रही थी कि ये यंग सा बंदा है और फर्स्ट टाइमर है और वगैरह है, तो उस पर तो एक ही कमेंट आ सकता है कि लुक हुज टॉकिंग। बिलावल भुट्टो बगैर किसी नो अचीवमेंट, नो नथिंग, कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं, नथिंग, और वो आ जाता है चेयरमैन बन जाता है। उनकी बहन नो नथिंग अचानक आ जाती हैं और फर्स्ट लेडी बन जाती हैं। और इस पार्टी जो इस किस्म की खानदानी सियासत करने वाले हैं, वो एक ऐसे शख्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में है, उसने स्टूडेंट फेडरेशन को 7 से 8 साल हेड किया है और उसके बाद पॉलिटिक्स करते करते वो 36 साल की उम्र में वो बना है, क्या कह सकते हैं उसे, एमपीए बना है। 5 से 7 मरले के घर में रहता है और आज भी उसी घर में रहता है। उस शख्स से ऑब्वियसली इन सब लोगों की हालत तो पतली होगी, क्योंकि वो इनकी तरह एलीट कैप्चर में से नहीं है। वो एक वर्कर है जिसको बनाया जा रहा है। वो कोई बिलियनेयर कोई इस किस्म का नहीं है, कोई क्या कह सकते हो उसे, कब्जा माफिया नहीं है, कोई मिल ओनर्स में से नहीं है, कोई शुगर इंडस्ट्री में से नहीं है, इसमें से कुछ नहीं। एक आम सा वर्कर, आप जैसा और हम लोगों में से जो एक आम वर्कर होता है, उस तरीके से तो हालत तो पतली होगी। रही बात यह कि अभी जो बात कर रहे थे हुज़ैफा साहब, देखिए इस तरह है, इन लोगों ने पंजाब में डाका डाला, इन लोगों ने फेडरेशन में डाका डाला, हम लोगों के सीट्स गजब किए, पहले चोरी की फिर डाका डाला, हमारे रिजर्व सीट्स किए, अब ये लोग एक और जगह चोरी और डाका करना चाहते हैं। मैं अगेन कहता हूं, आप लोग अपना शौक पूरा करते हैं। आप लोग 19 नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक को तोड़ के दिखाएं, एक बंदे को तोड़ के दिखाएं। वजह मैं बताता हूं, जो बंदा केपी में रहता है, अगर वो पीएमएलएन के टिकट्स पे है, वो जो मर्जी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो जो मर्जी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, अगर उनकी वोटों से वो इलेक्ट होकर आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका आप कह दें कि वो आजाद है या जो भी इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कह दे, जो रियलिटी है उसके लिहाज से अगर वो उस वोट का सौदा करेगा, वो अपने हलके में रह नहीं पाएगा। वो अपने हलके में इसलिए रह नहीं पाएगा कि जब आप मेरे वोट का सौदा करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने क्या किया। मैं मिसाल दे देता हूं, परवेज खटक एक बहुत बड़ा नाम है, केपी में बहुत बड़ा नाम था। उसने इमरान खान के वोट, उससे पहले वो मुख्तलिफ लोगों के वोटों का सौदा करता रहा है, लेकिन सब लोग उसको एक्सेप्ट करते नहीं। जिस दिन उसने इमरान खान के वोटों का सौदा किया है, वो खत्म हो गया। जिस दिन जहांगीर तरीन ने वो बाकियों सबके वोटों का सौदा करता रहा, जिस दिन उसने इमरान खान के वोटों का सौदा किया, वो खत्म हो गया। गुलालाई ने जिस दिन इमरान खान के वोटों का सौदा किया, वो खत्म हो गई। और इस तरह की मैं आपको बेतहाशा इस किस्म की वो बता दूंगा कि वो लोग खत्म हो जाएंगे अगर वो इमरान खान के वोटों की सौदा करेंगे। क्यों? इमरान खान के वोटर जो है ना, वो सौदागरों के साथ नहीं रहते। मुझे धमकी सी लग रही है, आइडियोलॉजिकल वोटर्स धमकी सी लग रही है जो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं वहां पर क्या होगा जिसने अगर उस तरफ गया। नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं, आप किसी को अपनी अमानत दे दे, आप मुझे एक अपनी अमानत दे दे कि डॉक्टर साहब, ये मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं इस बिल्डिंग की कि आप इसको मैनेज करें। अगर मैं वो बिल्डिंग बेच दूं, आप मुझे क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शर्मिला साहब, ये डॉक्टर साहब ने जो बात की है ये भी बड़ी, उन्होंने कहा जी नए बंदे को बना दें, आप कहते हैं कि नया आ गया, ये है वो है। आपने तो अपना पार्टी चेयरमैन नया बंदा बना दिया, वो आया पहले दिन से चेयरमैन हो गया। देखिए जी, ये तो कोई किसी किस्म का कंपैरिजन ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज़ कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। 18 साल की उम्र में जब उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मनसब संभाला, उससे पहले उनकी वालदा के साथ उनकी एक तवील जद्दोजहद है। उन्होंने अपने घर में शहादतें देखी हैं, अपनी माँ की शहादत देखी है। और नहीं, दिस इज़ नॉट फनी और यू शुड रिस्पेक्ट दिस। आप हंस रहे हैं इस बात पे कि उनके घर में शहादतें हुई हैं, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ।
फॉर लाफिंग एट दिस। मैं हंस रहा हूं और कि यही 18 वजह है साल कि की उम्र में वो बन आपके गया। ये आप नहीं, यू शुड शो रिस्पेक्ट, दिस इज रिस्पेक्टेबल। और मैं आपसे डॉक्टर साहब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी, इसलिए आपका सूबा जल रहा है, आपके सूबे के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी उरूज पे है, और आप लोग इस तरह बैठ के हंसते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो काबिलियत है वो दुनिया सराहती है। एज द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में रखा, जिस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा ग्लोबली रिकग्नाइज करवाया, ये सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने दिखाया है कि ही इज़ केपेबल एंड ही इज़ कॉम्पिटेंट। और उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अगर किसी को चुना कि वो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का बयानिया बताएं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजा और चुना। और एक बार फिर उन्होंने दुनिया भर को दिखाया कि हाउ कॉम्पिटेंट एंड एबल ही इज़। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनकी जमात में जो कॉम्पिटेंस का मेयार होता है वो ये होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा गाली देनी आए, जिसको सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करनी आए, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों की तज़हीक करनी आए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे इस पर ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे अफसोस है कि सूबा इनका जल रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, गवर्नेंस इज़ ज़ीरो, दहशतगर्दी उरूज पे है, और 2 ख़वातीन के कहने पे गंडापुर को चेंज कर दिया गया। एक ऐसे, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस विद अ नोविस, जिनकी अपनी ज़बान में उस दिन कुछ वीडियो सरफेस हो रही थी, क्योंकि हम तो इनको बिल्कुल नहीं जानते थे, वी हैव नेवर सीन हिम, ना बहैसियत स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर हमने इनकी कोई कारकर्दगी के बारे में सुना। तो जो उन्होंने जो भी ज़बान इस्तेमाल करी है बिलखुसूस फ़ौज के ख़िलाफ़, वो मेरा ख़्याल है आप सब ने सुन ली होगी। तो ये क्राइटेरिया होता है, गाली दो, बदतमीज़ी करो, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करो, अपनी कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े कर दो, तो ये इनकी मेरिट होती है अनफॉर्चुनेटली। और अल्लाह ही हाफ़िज़ है खैबर पख्तूनख्वा का। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले, उस सूबे के अंदर अमन कायम हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई एक जगह, कोई एक सूबा भी तकलीफ में होता है, हम सब तकलीफ में होते हैं। ठीक है। मैं सेनेटर साहब चाहूँगा बस अगर मुख्तसर सा जवाब दे दें। ये वाली जो बात है ना, ये उज़ैफ़ा साहब भी कह रहे थे, अताउल्लाह तार साहब ने भी की, फिर तर्जुमान पाक फौज ने भी की। मेरी है फारूक साहब, मैं अपनी बात मैं चाह रहा था कि ये जवाब मैंने देना है, चलें तो आप कर लें बात। मुझे ये था कि मैं सीएम पे इनसे पूछ लूं कि ये जो दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, पुष्टपनाही के इल्जामात हैं, कि ये नहीं, वो बाद में मैं कह रहा था, ठीक है, बाद में चले आप बताएं उज़ैफ़ा साहब बताएं आप। मैं एक बात तो ये है कि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी वाकिफ हैं, शर्मिला फारूकी साहब मेरी बहन भी वाकिफ हैं, आप भी। पिछले 10-12 दिन पहले जब पीपल्स पार्टी की गलतफहमी थी हमारी जी, तो उस पर मैंने अपना नुक्ता नजर खुलकर बयान किया। पीपल्स पार्टी कुछ दोस्त नाराज भी हुए, लेकिन अभी जो इन्होंने बात की है, मैं कोई बिलावल साहब का ना दिफा करने के लिए यहाँ बैठा हुआ, ना मेरी आदत है कि किसी भी गलत चीज का दिफा करें, लेकिन कोई अगर गलत बात हो तो सच बात का आपको दिफा करना चाहिए। एक बात तो ये कि बिलावल साहब का और ये जो नया नौजवान लड़का है, इसका कंपैरिजन ऐसी है कि आप घोड़े या खच्चर का मवाजना शुरू करें। बिलावल का जो परनाना है वो वजीर आजम रहा, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, मुंबई से इलेक्ट हुआ सर शाहनवाज भुट्टो, बिलावल का नाना वजीर आजम, बिलावल की माँ वजीर आजम, उसके मुंह में जो घुट्टी दी गई वो भी वजीर आजम की घुट्टी दी गई, यानी पॉलिटिकल लेगेसी घर से उसने सीखी, ऑक्सफोर्ड से उसने ग्रेजुएशन की, पॉलिटिकल साइंस में की। तो मकसद है कि आप कंपैरिजन अगर किसी और बंदे से करना शुरू करते हो, तो मैं कहता भी कि आपका आईक्यू बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और आप सही कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप ये नुक्ता नजर दे देते हैं कि भी अगर एक बंदा यूथ से आया है, अगर वो न्यू कमर भी है, तो ये कोई हक हासिल नहीं है कि आपके वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर उसकी उम्र 25 साल है और उसको एमपीए बनाया गया है, उसके इलाके के लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों की वो नुमाइंदगी कर सकता है। इफ ही इज कैपेबल टू बिकम एन एमपीए, तो इवन एवरी एमपीए हैव द राइट कि वो वज़ीर आला का कैंडिडेट बन सके। तो इस बात पे हम कहते हैं कि ठीक है जी, आपका अपना नुक्ता नजर है, हमने तो वैसे नंबर गेम की बात की है या रियासत से टकराव की बात की है, लेकिन आप उसको बिलावल साहब के साथ ले गए या मरियम नवाज साहिबा के साथ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, फिर लगेगा मैं अपने मुंह आप मियां मिट्टू बन रहा हूँ। लेकिन मकसद ये कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो जरूर सोचें कि एक फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी 200 साल है, 200 साल से वो फैमिली असेंबली में आ रही है, और एक बंदा जो है जो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म 45 और 47 में जो है वो एमपीए बन गया, तो ये मेरे ख्याल से कोई मुनासिब बात नहीं है। बाकी तो हुमायूं मोहम्मद साहब अपना नुक्ता नजर जरूर दें कि उनका राइट है, उनकी जमात है, वो किसी भी एमपीए को बना सकते हैं वजीर आला, और हमारा ये हक हासिल है कि हम उस पर तनकीद करें।
और उसके जो लूप होल्स हैं वो बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से बिलावल साहब और उस अफरीदी साहब का कंपैरिजन, मेरे ख्याल से अफरीदी साहब खुद भी हाथ खड़े कर देंगे, वो भी कहेंगे जी मेरा इधर कंपैरिजन ना करें, मुझे वज़ीर आला जरूर बनाएं बेशक। ठीक है, उन्होंने वैसे ये कहा था कि हमें कौन सी पार्टी कह रही है जिसकी पार्टी के अपने सरबराह इस तरह से आए हैं, कंपैरिजन वो उन दोनों का नहीं कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि अगर कोई नया भी आ रहा है उसको भी वेलकम करना चाहिए। उन्होंने अपनी जी मैं खुद वेलकम मैं इस पे कमेंट करूं? जी 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 मैं इस पे कमेंट करूं? हमारी जात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके ये होने पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, न्यूकमरों ने भी इख्तिलाफ है। आपका पॉइंट आ गया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है दोनों ने। मैं जब शर्मिला साहिबा ने बात की और इन्होंने की तो मुझे वो एक जवाब शिकवा का एक शेर याद आ गया कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। देखिए बात ये हो जाती है। और जब इन्होंने दूसरी मिसाल दी एक घोड़े की और एक खच्चर की, तो आपको पता है घोड़े और खच्चर में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि घोड़े ना अपने जोरे बाजू पे डिलीवर करता है। इन्होंने जब फैमिली की बात की और 200 साल की, मैं एक बंदे की बताता हूं और उसकी 600 साल की हिस्ट्री है, वो बहादुर शाह जफर। आपको पता है बहादुर शाह जफर का एंड क्या था? 600 साल की हिस्ट्री है फैमिली की, रूलिंग। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स के अंदर फैमिली है। बिलावल भुट्टो की अपनी अचीवमेंट क्या है? उसको घुट्टी दे दिया, ये उसकी अचीवमेंट है। उसके नाना बन गए, मुल्क को तबाह कर दिया, बन गए, मुल्क की सारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया नेशनलाइज करके, ये उनकी अचीवमेंट है। मरियम की अचीवमेंट ये है कि उसका बाप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना। अपनी अचीवमेंट इनकी क्या है? इन्होंने के ग्राउंड लेवल पे कभी कोई काउंसलर की जगह पे कोई काम किया नहीं। क्यों? ये तो हुक्मरान खानदान है, ये तो पैदा हुए आपके ऊपर और मेरे ऊपर रूल करने के लिए। इन लोगों को क्या पता कि नीचे क्या काम होता है? इनको तो ये तो डिस्कनेक्ट है आवाम से। इनको सिर्फ ये पता है कि हमने अपने आप को वजन कैसे ठीक करना है, हमने अपने आउटफुट कैसे ठीक करने। इनको से ये आजकल के जमाने के में वो जो 1787 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली जो पोजीशन थी ना, जो मैरी एंटोनेट की पोजीशन थी, जो कि कहती है, जब लोग कहते हैं कि जी वो लोग भूखे हैं और वो रोटी नहीं खा सकते, तो उसने कहा केक क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि केक और रोटी के लिए दोनों के लिए आटे की जरूरत पड़ती है। तो ये इस किस्म के डिस्कनेक्ट लोग हैं, इनको क्या पता मेरिट क्या होता है। ये पैदाइशी गुलाम दर गुलाम वाली सोच वाले लोग, इनको क्या पता मेरिट क्या होता है। मुझे नहीं पता कि मैं मिसाल में घोड़े और खच्चर में मैं मिसाल में किसको कहां खड़ा करूं। मुझे तो इतना पता है घोड़ा अपने जोरे बाजू पे करता है, वो सब कुछ पता है। अब उसके बाद आप लोग और आवाम सारी खुद सोच सकते हैं कौन घोड़ा है कौन खच्चर है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरिट। अच्छा एक और बात है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट के कोई खिलाफ नहीं है। देखिए उनकी पॉलिसीज, और हमें आज यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हम लोगों ने पाकिस्तान को चलाना कैसे है, और इसको वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ले। या हमें टोटल डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, या हमें अगर हाइब्रिड भी करना है तो हमें हाइब्रिड प्रॉपर डिक्लेयर करके करना होगा कि हाइब्रिड है। और उसमें जैसे बाज मुल्कों में इस तरह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है उनकी सीटें होती हैं पार्लियामेंट में, वो कर ले, और या फिर टोटल अथॉरिटेरियन कर ले। इनमें से हम डिसाइड कर ले कि हमने करना क्या है। ये जो होते ना कि हम आगे लोगों के लेकर, और हर दफा पहले से बुरा होता जा रहा है। मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करते हुए कह रहा हूँ, मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा। आप सुहेल अफरीदी को जाती तौर पे जानते हैं, बहुत से लोगों ने कह रहे हैं जी ये प्रो अफगानिस्तान है, एंटी पाकिस्तान है। आप जाती तौर पे उन्हें जानते हैं? ये उनकी किसी तकारीर से शायद इन्होंने ये अखज़ किया है। देखिए झूठ बोलने में मुझे, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे ना मैंने इमरान खान को जवाब देना है, ना मैंने किसी और को प्लीज करना है, मैंने अपनी कब्र में अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं झूठ बयानी ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं। ये लड़का बचपन से, आप ये 16-17 साल की उम्र से पॉलिटिकली एक्टिव है, प्रो मतलब पाकिस्तानी हर लिहाज से है, पैशनेट है, हर लिहाज से है।
कोई प्रो अफगानिस नहीं है, ये प्रो पाकिस्तान है। हमारी अप्रोच, मेरी अप्रोच इस तरह है कि मैं ये समझता हूं कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह करना है। आपकी सोच या एस्टैब्लिशमेंट की सोच ये हो सकती है कि हमें प्रॉब्लम इस तरीके से एड्रेस करना है। हमारे उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारा एंड जो रिजल्ट है वो एक ही है। इस मुल्क में इस्तेकाम आए, पीस आए। किस तरीके से आए उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं कहता हूं कि मैं यहां से जो लाहौर मैंने जाना है, मैं वो क्या कह सकते हो उसे जीटी रोड से जाऊंगा, और हुज़ैफा साहब कहते हैं कि नहीं हम लोग मोटरवे से जाएंगे क्योंकि ज्यादा आरामदेह है, उससे तो मैं दूर क्यों नहीं कर लेते? एस्टैब्लिशमेंट का अगर कोई शिकवा है या इनको लग रहा है तो आप दूर क्यों नहीं कर लेते? ये चीजें सेटल क्यों नहीं कर लेते आप लोग? देखिए एस्टैब्लिशमेंट, मैं एक बात बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उनको ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में, अच्छा एक बात याद रखें, जब ये लोग कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट को हम बुरा भला नहीं कहते, मैं आपको इनके कितने लोगों की पार्लियामेंट के अंदर की तकरीरें, मैं कितने लोगों की ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीरें मैं आपको बता सकता हूँ। वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट तकरीर कभी नहीं थी। जब हमने आज के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तकरीरें आप देख लें, आपको समझ आएगी उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा डेरोगेटिव लहजा तो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज यहां पे सारी चीजें बायस हो रही हैं। आज झूठ बोला जा रहा है कि जितने लोग रिपैट्रिएट हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज रिपैट्रिएटेड। और अगर आप अभी मेरी एक दो वीडियोस हैं वो मुराद सईद की, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि कब कब लोग आए, फिर उसने एहतजाज किया, वो लोग वापस उनको भेज दिया गया था। वही एस्टैब्लिशमेंट जो उस जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बातें हैं कि उन्होंने फिर वापस भेज दिया था। ये उनका प्रपोजल था, किसी और का नहीं था। हाँ, इमरान खान इनिशियली वाज सोल्ड फॉर दैट थिंग, वो उससे एग्री कर रहे थे, लेकिन जब पार्लियामेंट में आई और जब बातें पूछी गई तो फिर वो पार्लियामेंट से या कैबिनेट से वो अप्रूव नहीं हुई थी। उसके बाद यही राना सनाउल्लाह साहब हैं और हुज़ैफा साहब झूठ बोल रहे हैं। यही राना सनाउल्लाह साहब है जिन्होंने कहा था कि यूनानिमस डिसीजन हुआ है, और वो 7 तारीख ऑफ जुलाई 2022 की बात है। और उसके बाद 3 या 4 ऐसे मौके जिनमें ये सारे रिपैट्रिएट हुए थे, नॉट ड्यूरिंग दिस थिंग। फिर हमें कहा जाता है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की जुडिशरी का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से क्या ताल्लुक, उसका क्या ताल्लुक। चले एक ब्रेक का टाइम हुआ जी, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास असलम गोरी साहब होंगे, आप तर्जुमान हैं JUI बहुत अहम है। अगर हम KP के नंबर गेम देखें तो उनका क्या मौक़िफ़ है, मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी की मुलाकात भी हुई, उसमें से क्या निकला, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला साहिबा, ये जो बात वो कह रहे हैं कि भाई एक फ़र्द आया है, उसके तकारीर से आप ये नतीजा ना अखज़ करें, और कहा जा रहा है कि ये गलत फहमी और फिर प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ। नए वज़ीर आला की बात हो रही है। तकरीर तो उन्होंने की है ना मैं तो उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, और ही वाज सो इनकॉन्स्पिक्यूअस। एक तो होता है ना कि अगर नया शख्स भी कोई आया है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो पता चलता है, सामने आ जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ करा है। ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अब जब ये नॉमिनेट हुए हैं तो ये सोशल मीडिया पे इनकी जो असम्बली के अंदर स्पीचेस थी फौज के खिलाफ वो सामने आने लगी, और ज़ाहिरी बातें लोग शेयर करते हैं, इस तरह शेयर किया तो उसमें भी सुन के कोई अच्छा तो नहीं लगा कि अगर आप कोई कौम और मुल्क की बात करते, कोई अपने डिपार्टमेंट की बात करते, कम्युनिकेशन इनके पास डिपार्टमेंट था, अगर कम्युनिकेशन में कोई अच्छे काम करते उसको बयान करते, लेकिन जो सुना वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और ये भी हमें अंदाज़ा है कि उसको क्यों चुना गया है, क्योंकि वो भी गालियां देते हैं और वो भी बदतमीज़ी करते हैं। देखिए, अगर आपकी कारकर्दगी और आपका मेरिट यही है कि आपने गालियां देनी है फ़ौज को और आपने इस पे मेरिट बनाना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो सच कॉम्पिटेंस कि अगर सूबे को संभाल सकेंगे, कॉम्पिटेंट है। मैं ये नहीं कहती कि कोई नया शख्स हो वो कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप सूबे के एक सिटिंग वजीर आला को निकाल रहे हैं बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस,
सूबे में दहशतगर्दी रूज पे है, तो एक नया आदमी आके क्या कर लेगा जो ऑलरेडी गालियां दे रहा है? फौज को गालियां देने से तो सूबे में अमन अमान कायम नहीं होगा। ठीक है उज़ैफर साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन असलम गोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान JUI के। मैं चाह रहा था KP में आपके मुतहदा अपोजिशन के हिस्सा हैं, तो उनसे भी ज़रा पूछा जाए। गौरी साहब, हाल है क्या आप लोग सोच रहे हैं? गवर्नर साहब ने तो इस्तीफ़ा मंजूर करने से अभी फ़िलहाल माजत की है, शायद ये डिले का शिकार हो गया। हुज़ैफ़ा साहब पहले कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 19 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं पहले से। तो आप बताइएगा ज़रा अपोजिशन का क्या प्लान है, किस तरह से क्या? तहरीक इंसाफ के लोग नहीं जी, आज़ाद MPs। अच्छा चलें, आज़ाद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता। चलें गौरी साहब, क्या प्लान है, अपोजिशन क्या सोच रही है? देखिए, बात यह है कि हम तो ये JUI जो सोच रही है, मैं अपने JUI की बात करूंगा कि हमारी सोच तो ये है कि ये PTI का हक है, उन्हीं का वज़ीर आला था, PTI ने उनको तब्दील किया है, तो PTI अपना नुमाइंदा लाए। लेकिन बात यह है अगर PTI नुमाइंदा नहीं लाती तो फिर किसी दूसरे को मौका मिले। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि PTI ने जो अब तक तजर्बात किए हैं, उस्मान बुज़दार की शक्ल में, महमूद खां की शक्ल में, अली अमीन की शक्ल में, खुदा के लिए मजीद ये तजर्बा ना करें। पिछले 13 साल का PTI अपना रिकॉर्ड उठा ले कि उन्होंने KPK में कौन सी अवामी खिदमत की है, कौन सा KPK के लिए अच्छा काम किया है और इनके इन वज़रा ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो पिछले रिकॉर्ड को, ट्रैक रिकॉर्ड को रखे मद्देनजर, बच्चों के हाथ में खिलौना ना दें, KPK को खिलौना ना बनाएं कि बच्चों के हाथ में दे दें जिसका दिल चाहता है खेले। आपका पहला पॉइंट तो ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वज़ीर आला की, वज़ारत आला की हकदार है, इन्हीं का उम्मीदवार वज़ीर आला बनना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपके बगैर तो मुकम्मल, आपके बगैर तो बानी। अब संजीदा आदमी क्या मतलब? आप सोहेल अफरीदी पे आप लोगों का इत्तेफाक नहीं है, आप समझते हैं कि वो वज़ीर आला के लिए ठीक नहीं है कैंडिडेट? देखिए, मैं मकसद ये है कि सोहेल अफरीदी के बारे में मुख्तलिफ रूमर्स है मार्केट में ना। अभी शर्मिला बीबी भी कुछ कह रही थी और दूसरे भी कुछ और भी कहते हैं, तो फिर ये क्यों उस पर जिद कर रहे हैं? ये आदत छोड़ दें जिद करने वाली। आप कोई संजीदा आदमी ले, एजेड आदमी ले, एक्सपीरियंस आदमी ले, आपके पास बड़े एक्सपीरियंस आदमी है PTI में, अब उनको आगे लें। आप जो जिद क्यों कुछ नहीं, ये सोहेल अफरीदी ही होगा वज़ीर आला, तो मसाइल मुल्क में मसाइल ना बढ़ाए। KP के मसाइलिस्तान है इस वक्त सारे सूबों में। सबसे रात देखिए क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ डेरा इस्माइल खां में, कितने लोग शहीद हुए, ऑन रिकॉर्ड कितने हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कितने हैं, शायद दुनिया को पता है, कुछ छुपता नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। इन हालात में भी आप बैठ के यहाँ वज़ीर आला खेलेंगे, सियासत खेलेंगे, फला होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ संजीदा माहौल बनाना चाहिए और संजीदगी से सारे फैसले करने चाहिए। और इस वक्त KPK को संजीदा लोगों की बहुत जरूरत है। वहाँ पर तजर्बाकार लोगों की जरूरत है, ना तजर्बाकार लोगों के हवाले ना किया जाए। PTI अपना कोई तजर्बाकार आदमी सामने लाए। अगर वो नहीं लाती और इसी तरह करेगी तो मजबूरन फिर अपोजिशन भी को अपना रोल अदा करेगी, हम भी को अपना रोल अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप वैसे तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है आपकी वज़ीर आला अपना लाने में, ये तो तहरीक इंसाफ अगर मजबूर करेगी सही बंदा ना ला के फिर आप लाएंगे बंदा अपना। जी बिल्कुल, हम इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हम उनके सुन रहे हैं, उनको अपने भी सुना रहे हैं, बातचीत चल रही है। मुख्तलिफ हमने अपनी सूबाई जमात KPK की जमात को अख्तियार दिया है कि मुज़ाकरात करें, फिर जो भी चीज होगी मरकज में हमारे सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया आपका। कल गवर्नर साहब भी तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ दिया अपना। मैं हुज़ैफ़ा साहब बचाऊंगा मुख्तसर, क्योंकि मुझे फिर हमायूं साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे फौरी तौर पे राय लेनी है कि आपसे तो ये पूछ रहे हैं, आप 19 बंदे उनके ला रहे थे, JUI के 18 बंदे तो आपके पास है ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है वज़ीर आला लाने में। मेहमद साहब मेरे भाई हैं, मेहमद साहब ने कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ या राना साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरे लिए बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेहमद साहब झूठ बोलते हैं, मैं बस यही कहूँगा कि शायद मेहमद साहब हमारी बात सही तरह समझ नहीं पा रहे या उनको हम समझा नहीं पा रहे। बाकी बात सिर्फ ये है कि PMLN कभी नहीं चाहती कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग हो। PMLN ने 2013 में फजलुर रहमान साहब को नाराज किया था और तहरीक इंसाफ को वज़ीर आला बनाने का मौका दिया था। इस बात का परवेज खटक समेत लोग एतराफ करते हैं। इसी तरीके से आज भी हमारी वही ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की भी, हमारी भी, JUI की भी, कि इनको पहली दफा मौका दें, अपना वज़ीर आला लेकर आए। बेशक कॉन्ट्रोवर्शियल बंदे को ही लेकर आए, हम उसमें तनकीद जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम इनके हक को छीन नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बंदे के साथ इनके अपने लोग नहीं है। 19 लोग तो बराह रास्त हमारे साथ राब्ते में हैं और बाकी भी जरा फिगर बढ़ भी सकता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर पहली दफा राइट इनका है, ये अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे। अगर इनके कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ते और पीपल्स पार्टी, हम, JUI
ANP और आजाद जो लोग हैं वो मिलकर वज़ीर आला लेकर आते हैं, तो ये जमहूरियत का एक हुस्न है और एक डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं अगर सोहेल अफरीदी का नाम ही आता है तो फिर आप उन्हें वज़ीर आला बनते नहीं देख रहे, राइट? नहीं, अगर उनका नाम आता है वोटिंग होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर किसी संजीदा और ऐसे बंदे को लेकर आते जिसका सियासी मामलात पे अबूर होता, तो शायद वो हमारे पास जो 19 लोग आए हुए हैं इनमें से वो भी बंदे तोड़ लेता। लेकिन ऐसे बंदे को लेकर आए हैं जिसके आने से PTI के नजरियाती लोग भी छोड़कर चले जाएंगे, इवन के शायद अली अमीन गंडापुर भी वोट डालने ना है। अच्छा, ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, हुमायूं साहब आप अपना रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पे। चलें शर्मिला साहिबा, ये आपने गुफ्तगू सारी सुन ली, मैं चाहूँगा सिर्फ आप कंक्लूजन की तरफ थोड़ा सा बढ़े हम। देखिए जी, इसमें कंक्लूजन क्या होना है, सूबे का हाल बुरा है, बुरा ही रहेगा, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI के सब लोग जिस लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं, आप यकीन करें उनके साथ बैठने को दिल भी नहीं करता है। और एक महज़ब गुफ्तगू एक PTI के किसी शख्स के साथ बैठ के करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए। इनके हवाले से अगर कहीं कोई तनकीद हो, सही भी हो, तो ये हमेशा बात ऐसी करेंगे जो गैर मुनासिब हो, गैर पार्लिमानी हो। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। अपने सूबे में बताएं ना कि इन्होंने क्या किया है और क्या करना है और क्या एक्सपेक्ट किए करते हैं। 2 साल गुजरने को आए हैं, वज़ीर आला ये तब्दील करने जा रहे हैं और बयानिया कुछ दे रहे हैं, पीछे जो सियासी मकासद हैं वो कुछ और हैं। कौम बेवकूफ नहीं है ना, पीपल नो, लोग समझते हैं। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये इनकी अंदरूनी सियासत की वजह से हर वक्त, हर दफा, हर किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक, ये कौम बहुत होशियार कौम है, सियानी कौम है, समझती है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। ज़फ़र रहमान आपका बहुत शुक्रिया। असलम गोरी साहब थे हमारे साथ, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने वज़ीर आला को ला पाएगी, नहीं ला पाएगी। गवर्नर जो KP हैं उन्होंने फ़िलहाल इस्तीफ़ा मंजूर करने से माज़रत की और ये सारी सूरत हाल बनी है। ये आगे मुत्तहदा अपोजिशन कितनी आगे जाती है, किस तरह से लोग लाती है अपने साथ, इस पर डिपेंड करेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।